तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्यूरी लॉ और क्यूरी-वीस लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है और क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में देखेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में जब हम ग्राफ बनाते हैं, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, तीन तरह के मटेरियल होते हैं। तो काई, इसको बोलते हैं हम काई, और यहाँ पे एम लिख देंगे तो मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और जो हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ससेप्टिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे जो है, अब अगर हम टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएं, इसमें देखा जाएगा कि टेम्परेचर के साथ हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है। तीन मटेरियल है, तीनों मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के साथ। अच्छा, सबसे ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है? सबसे कम नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है। अगर हम देखें तो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक के लिए, बहुत कम नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव तो होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर के साथ डिक्रीज, एकदम हल्का हल्का डिक्रीज, वेरी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मांगने की। और ससेप्टिबिलिटी उसके बाद होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है, ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर हम बना दे ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है इसमें, दैट इज़ क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर तो ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी कम होगी, हल्की कम होगी, कम हुई है। उसके बाद ये डिफरेंट रिलेशन फॉलो करने लगता है, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिंपली आ जाता है टेम्परेचर का, इस तरह से ये फॉलो करने लगे आप। तो यहाँ पे हमने तीन ग्राफ बनाए हैं। पहला ग्राफ अगर इसको देखें, ये ग्राफ जो है वो हमने बनाया है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके बारे में यही बोलते हैं कि ससेप्टिबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ज़ाई एम जो है इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोलते हैं, टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि बिल्कुल बारीक से देखें तो थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ डिग्री जरूर हो रही है, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ करेगी। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और ये जो है, इसमें एक, इसके दो रीज़न आ जाते हैं। इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरा में। तो इसको देखेंगे अगर, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये हो गई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही बिहेव करेगा। ये हो गया फेरोमैग्नेटिक रीजन ही बोल सकते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। और इसके बाद अगर देखें तो ये सेम मटेरियल क्या शो करने लगेगा? पैरामैग्नेटिज्म, ये शो करने लगेगा यहाँ से। इसके बाद ये शो करेगा पैरामैग्नेटिज्म, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली ये जो थर्ड वाला, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज़्यादा आती है। इसकी ससेप्टिबिलिटी 1000 में हो जाती है, 1000, 2000 इस तरह। तो ये वाला जो है थर्ड वाला सबसे ऊपर आएगा डेफिनेटली। इवन टेम्परेचर कितना भी डिक्रीज़ कर दे, इसके टच नहीं कर पाएगा, ये ऊपर ही रहेगा। क्योंकि कितना कम होगा, 1000 से कम होते 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 तो 500, 200, 100 आएगा। ये ऑलरेडी पॉइंट में होता है, या 1.6, 1.7 उतना, इसीलिए हमेशा फेरोमैग्नेटिक वाला एवं भी आता है पैरामैग्नेट से। तो थर्ड मटेरियल जो है उसका हम नाम तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, लेकिन उसके बिहेवियर पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये क्यूरी टेम्परेचर के, इसके ऊपर जाते ही ये पैरामैग्नेटिज्म शोर करेगा, और उसके पहले ये
फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा। तो मटेरियल का नाम तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो ये फेरोमैग्नेटिज्म शो रहा है, तो उसी के अनुसार नाम रखते हैं हम। मटेरियल तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही है, बट बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है। तो जब हम रिलेशन देखेंगे, जब हम रिलेशन देखना चाहेंगे, तो रिलेशन में सबसे पहले ये तो कांस्टेंट आ गया डायमैग्नेटिक, तो इसको रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसका रिलेशन देखें तो ये जो है ये आ जाएगा, ये सम कांस्टेंट अपॉन टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये किसके लिए है? ये हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और ये हमेशा सेम होता है। सी एक कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है जो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। मटेरियल चेंज करेंगे तो ये कांस्टेंट चेंज करेंगे। इसको हम क्यूरीज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट, क्योंकि हम क्यूरी लॉ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम क्यूरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। टी हमेशा टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी रखना होगा हमें केल्विन में। और नेक्स्ट है जो, अच्छा इसको हम बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं क्यूरी लॉ, क्यूरीज लॉ। पेरी क्यूरी जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ये मैडम क्यूरी जो थी उनकी वाइफ, जो रेडियो एक्टिविटी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए थे, उनके हस्बैंड हैं पेरी क्यूरी। हस्बैंड वाइफ दोनों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है फिजिक्स केमिस्ट्री में या साइंस में बोल सकते हैं। तो ये हैं, इसको बोलते हैं हम क्यूरीज लॉ। एक होता है क्यूरी वेस्ट लॉ, ये पैरामैग्नेटिज्म, ये तो किसके लिए हो गया? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ये सिंपली हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। क्यूरी वेस्ट लॉ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा, लेकिन कौन से रीजन में होगा? पैरामैग्नेटिज्म जहाँ शो कर रहा होगा। तो हम लिखेंगे जाइम काई, सॉरी जाई नहीं, काईएम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, क्यूरियस टेम्परेचर। ये किसके लिए है? फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन कहाँ पे है रीज़न? कौन सा रीज़न हो गया इसका? जहाँ पे ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, वही वाले रीज़न में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वाले रीज़न, यानी इस वाले रीज़न में, इस वाले रीज़न में यहाँ से यहाँ तक जो हम लॉ यूज़ करेंगे वो आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो लॉ यूज़ करेंगे वो आ जाएगा क्यूरी वेस्ट लॉ। और इसके पहले बहुत ज़्यादा देखो चेंज होता नहीं, इसलिए कोई लॉ है नहीं। तो ये हो गया कन्वर्टेड बोल सकते हो। ये किसके लिए हो गया? कन्वर्टेड पैरामैग्नेट के लिए हो गया, कन्वर्टेड पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट क्योंकि है तो पैरामैग्नेट मटेरियल बन गया ना, ये चेंज हो गई प्रॉपर्टी। और ये हो गया ओरिजिनल पैरामैग्नेट, ओरिजिनली जो पैरामैग्नेट थे, पैरामैग्नेट ओरिजिनल पैरामैग्नेट के लिए हो गया क्यूरी लॉ, और कन्वर्टेड पैरामैग्नेट्स के लिए हो गया क्यूरी वेस्ट लॉ। तो ये हो गया क्यूरी वेस्ट लॉ, यहाँ पे हो गया सिंपली इसके कन्वर्टेड पैरामैग्नेट्स के लिए। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्यूरी वेस्ट लॉ याद रखने का भी तरीका इजी है। डेफिनेटली क्यूरी वेस्ट में 2 साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा होगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगा इसमें? क्योंकि कन्वर्टेड पैरामैग्नेट्स के लिए इनका है।
तो ये बेसिकली डिस्कशन भी हुआ था जब ये ओरिजिनल पैरामैग्नेट्स का निकल गया था, तो क्या कन्वर्टेड पैरामैग्नेट्स एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में जब अब एक्सपेरिमेंटली इन दोनों ने डिटरमाइन किया तो पता चला एग्जैक्टली हम यूज़ ना कर सकते हैं, हमें थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में यूज़ करना पड़ेगा। इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं दोनों का, वन अपॉन ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, तो ओरिजिनल वाला तो जो है बिल्कुल यहाँ ओरिजिन से पास कर जाएगा, और जो कन्वर्टेड वाला है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया ओरिजिनल पैरामैग्नेट्स के लिए। और ये हो गया कन्वर्टेड पैरामैग्नेट के लिए। और अलग अलग ग्राफ बनाए हम, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ज़ाइम और काइम, सॉरी ज़ाई बार और बोल दे रहा हूँ ना, काइम का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाए अलग अलग, यानी ओरिजिनल पैरामैग्नेट्स का। तो ओरिजिनल पैरामैग्नेट्स का बनाएंगे तो सिंपली हमें इस तरह दिखेगा, और कन्वर्टेड पैरामैग्नेट का बनाएंगे तो डेफिनेटली इससे पहले टीसी से पहले बनाने की ज़रूरत नहीं। तो क्यूरीज वेस्ट लॉ का ग्राफ ये हो गया, ये क्यूरी लॉ का हो गया ग्राफ, और ये हो गया क्यूरीज वेस्ट लॉ, क्यूरीज वेस्ट लॉ। ये हो गया इसके बारे में टेम्परेचर के साथ। अच्छा, थोड़ा सा अगर क्यूरीज लॉ को और हम एक्सटेंड करके देखें, तो ओरिजिनल स्टेटमेंट था क्यूरी लॉ का, तो क्यूरी का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था, क्यूरी ने क्या बताया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है, सॉरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक हो गया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इन दोनों को जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट अपॉन टी, और जैसे ही यहाँ पे इसको हटाएंगे ये स्मॉल एक कांस्टेंट आ जाएगा बी नॉट अपॉन टी। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट यही है, ये बोल सकते हो ये स्टेटमेंट 1 है क्यूरी लॉ का, और ये हो गया स्टेटमेंट 2। दो स्टेटमेंट दे सकते हो क्यूरी लॉ के लिए। स्टेटमेंट 1 क्या दे सकते हैं कि क्यूरी लॉ स्टेट्स दैट इंटेंस या मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to applied magnetic field and inversely proportional to absolute temperature। तो ये हो गया स्टेटमेंट 1। इसी से स्टेटमेंट 1 2 डिराइव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू सी बी नॉट अपॉन टी। अच्छा, सी एक कांस्टेंट है, किसी किसी बुक पे क्यूरीज कांस्टेंट, जब हम ये लिखते हैं तो इसको हम क्यूरीज कांस्टेंट बोल देते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट। तो स्मॉल सी क्यूरीज कांस्टेंट भी हो सकता है, कैपिटल सी भी हो सकता है, किसी बुक में वो लिखा हुआ रह सकता है।
क्योंकि है ही तो कांस्टेंट ही, इसको डिराइव कर लेते हैं। अच्छा ये पता है हमें Xm इज इक्वल टू I/H होता है और B0 होता है μ0 इंटू एच। अब ये दो वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन, तो इसको हम लिखते थे Xm इंटू एच इज इक्वल टू C μ0 इंटू एच अपॉन टी। एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गई Im इज इक्वल टू C μ0 अपॉन टी। और यही C इंटू μ0 एक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए भी कांस्टेंट है, और μ0 तो डेफिनेटली यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डेफिनेटली ये फ्री स्पेस के लिए है, तो ये वैल्यू कैपिटल C की तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेकेंड स्टेटमेंट आ गया, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हो गया स्टेटमेंट 2। अच्छा इसमें दो कन्फ्यूजन आ जाता है, ये किसी किसी बुक में इसको लिखा रहता है कि ये जो है ये क्यूरीज कांस्टेंट है, किसी बुक में ये लिखा रहता है क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरीज कांस्टेंट तो क्यूरीज लॉ में आएगा। अच्छा इस वाले में जो आ रहा है ये, इसको एक काम करो, इसको C डैश लिखो, ये कोई क्यूरीज कांस्टेंट नहीं है, ये C डैश कुछ भी है, एक मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। बट C को हम कैपिटल C स्मॉल c दोनों को हम क्यूरीज कांस्टेंट ही बोल देते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला यूज़ किया जा रहा है, उस हिसाब से हम क्यूरीज कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। जैसे ये वाला अगर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये कैपिटल C है इसी को क्यूरीज कांस्टेंट बोल देते हैं, अगर ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो इस वाले स्मॉल c को क्यूरीज कांस्टेंट बोल देते हैं। थैंक यू।